Assalamu alaikum everyone. So after the second part of your lecture on the Kaizen management, we shall be talking about the Kaizen management part 3 that talks about cost reduction principles and reducing waste as we have been discussing this slide, and we completed the first part of the Kaizen, that is the good housekeeping 5S principles, 5S जो हैं वो हम लोगों ने बात की थी, और 6S की भी बात की थी कि भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट है. Today what we are going to talk about is the second approach to the Kaizen, is the reducing the waste. How we can reduce the waste or eliminate the waste. What is MUDA? So in order to study the MUDA, first we have to study the profit maximization कि भाई पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं. What is the cost reduction principle? जब cost reduce होगी तो cost किस तरह से reduce कर सकते हैं, किस तरह से cost को reduce किया जा सकता है, MUDA क्या होता है उसको explain करेंगे. तो कॉस्ट रिडक्शन प्रिंसिपल आपका यहाँ पे आ गया. कॉस्ट रिडक्शन प्रिंसिपल क्या है कि भाई यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है. तो उस ग्राफ में क्या है कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कोई सेल हो रही है, उसकी सेल प्राइस मिसाल के तौर पे कोई भी हो, मैं 1000 रुपये रख देता हूँ, ठीक है. उसकी सेल प्राइस जो है 1000 रुपये है, वेर एज उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो तकरीबन 800 रुपये, मिसाल के तौर पर 800 रुपये मैंने खर्च किए हैं. तो ये जो आपका रेड टिप ऊपर आपको नजर आ रहा है प्रॉफिट 1, ये क्या, ये आपका प्रॉफिट है जो 200 रुपये का हो सकता है. कि मिसाल के तौर पे अगर ये 1000 रुपये का है, 800 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग है, तो 200 रुपये हमने प्रॉफिट रखा हुआ है, ठीक है. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये प्रिंसिपल मैं आपको एट द मोमेंट क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट प्लस एक्सपीरियंस, सॉरी कास्ट प्लस प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ. कॉस्ट को प्लस प्रॉफिट जब हम ऐड करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, जब आई एक्चुअली वांट टू मेक मोर प्रॉफिट, तो पैसे में ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, तो किस तरह से मैं बना सकता हूँ इसी सेम प्रोडक्शन की कॉस्ट के ऊपर. तो मैंने क्या किया, मैंने सेल प्राइस को, जो सेकंड सेल प्राइस है वो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चली गई है हमारी सेल प्राइस. तो मैंने क्या कर दिया, 200 रुपये मैंने अपनी उस प्रोडक्ट को 200 रुपये और ज़्यादा महंगा कर दिया. we have changed the price from 1000 to 1200 रुपीज. सो एक्चुअली क्या हुआ, एकदम से सेल प्राइस होने की वजह से क्या हुआ कि पहली मेरी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट मैंने वही रखी है, प्रॉफिट को मैंने सिर्फ इंक्रीज करने की लिए मैंने क्या किया, मैंने सेल प्राइस को इंक्रीज कर दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि मुझे 400 रुपये प्रॉफिट मिला. हायर प्रॉफिट इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द सेल्स प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल हमारे यहाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता है अनफॉर्चुनेटली, कि हमारी कास्ट वही रहती है मैन्युफैक्चरर की, पर वो हमेशा क्या है, इन्फ्लेशन के नाम पे या रुपी डिवेल्यूशन के नाम पे हमेशा कहते हैं कि भाई आज कल एक्चुअली आई वाज लिसनिंग और रीडिंग एन आर्टिकल जिसमें मैंने ये पढ़ा कि टोयोटा वाले जो हैं अपनी गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, एंड सेम इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय अदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. तो वो भी फॉलो करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, अल्टीमेटली एवरीबॉडी हैव टू फेस कि आपकी नॉर्मल जो मेरे पास कल्टस है वो एट द मोमेंट 18 से 19 लाख रुपए की थी, तो अब हो सकता है वो 21 से 22 लाख रुपए की हो जाए. सो दिस इज द सेम प्रिंसिपल दैट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड. बट काइजन मैनेजमेंट क्या करता है, अब आते हैं हमारे फ्यूचर स्टेट जो है कॉस्ट रिडक्शन प्रिंसिपल. उसमें क्या है कि आपका वही, मैंने पहला वाला जो चार्ट था ये, उसी सेम चार्ट को यहाँ पे रखा मैंने. भाई सेल प्राइस आपकी वही है, प्रॉफिट भी वही है, पर अब कॉस्ट रिडक्शन प्रिंसिपल में वो किस तरह से, यहाँ पे क्या किया था हमने, प्राइस को इंक्रीज कर दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि पहले 200 रुपये का प्रॉफिट था, प्राइस जब मैंने इंक्रीज कर दी तो 1200 रुपये कर दी, और मेरी कॉस्ट जो थी वो 800 रुपये थी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तो नतीजे में क्या हुआ, 400 रुपये मुझे प्रॉफिट मिला. पर काइजन में क्या होता है कि आपने सेल प्राइस वही रखनी होती है, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं. तो फिर आप कहेंगे सर प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे आता है कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट को रिड्यूस करें, कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस करें, ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में. और वेयर इज आपका ये जो है प्रिंसिपल जो है काइजन मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉस्ट रिडक्शन, कि वो कॉस्ट को रिड्यूस किस तरह से किया जाए, हायर प्रॉफिट इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट. कॉस्ट में क्या कर रहा है, वेस्ट.
अब वेस्ट जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट, वेस्ट में आ क्या क्या चीजें आती हैं। वाइल मेंटेनिंग द सेल प्राइस, सेल प्राइस मैंने वही रखी हुई है 1000 रुपए, पर मैंने अब क्या किया, पहले अगर मेरी कास्ट इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 800 रुपये आ रही थी तो अब मैंने उसको 200 रुपये से रिड्यूस कर दिया बाय एलिमिनेटिंग ऑल द वेस्टफुल और लेस वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज जो भी थी वो सारी मैंने उसमें से रिड्यूस कर दी। उसके नतीजे में क्या, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, याद रहे क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी वही दूंगा जो पहले दे रहा था, तो कास्ट को रिड्यूस करूंगा, एफिशिएंसी लेके आ रहा हूँ। किस तरह से, अब आते हैं कि भाई वेस्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि भाई प्रोडक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज की जा सकती है या वेस्ट को किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्टिविटी या रिड्यूसिंग द वेस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्टिविटी मेथड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ज्यादा मेहनत करें किस तरह से करें। ओके जी, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, या तो मैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा करूंगा तो नतीजे में क्या होगा, मेरी कास्ट रिड्यूस हो जाएगी, ज्यादा बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा हूँ देयरफॉर कास्ट मेरी रिड्यूस हो रही है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये हो सकता है कास्ट रिडक्शन, कि बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूं नतीजे में क्या होगा कि मुझे कास्ट कम पड़ेगी। दोबारा से मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी मैंने इंक्रीज कर दी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से क्या हुआ, दोबारा से मैंने वेस्ट क्रिएट कर दिया। अब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब पहले अगर मैं 500 प्रोडक्ट यूनिट्स कर रहा था मैन्युफैक्चर, उसको सेल करने में ही परेशान था, अब अगर मैं उसकी जगह पे मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी डबल कर दी है तो मैं क्या करूँ, या फिर मैं प्रोडक्टिविटी को और किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। ओके जी, हमारे पास क्या है, करंट स्टेट ये है कि भाई एक मशीन है, एक आदमी है, 1 घंटे में हम लोग 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और मैं फ्यूचर स्टेट पे आ कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिड्यूस माई कॉस्ट आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस 120 यूनिट्स बाय यूटिलाइजिंग सेम वन मैन वन मशीन वन आवर। तो एक प्रिंसिपल हमारे पास हो सकता है, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है, और दूसरी उसके ऊपर आते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस होती हैं। भाई क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है कि भाई मैं बंदे बढ़ा दूं, मशीन्स बढ़ा दूं, या नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दूं, ज़्यादा हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। वो दूसरी क्वालिटी क्या होती है, दिस इज रेफर्ड एज व्हाट, क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इसमें आप लोग क्या करते हो भाई, काम ज़्यादा करें, मेहनत करें, ठीक है, एंड एलिमिनेट वेस्ट एंड सिंप्लीफाई थिंग्स। अब दोबारा वही अजाब आ गया कि भाई वेस्ट है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द वेस्ट। टोटल प्रोडक्शन सिस्टम, टोटल प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है भाई, वेस्ट को रिड्यूस करना। और ये आपका क्या है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का भी गोल भी यही है। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बाय दो अप्रोचेज हैं, दो मेथड्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव नंबर ऑफ मशीन्स, बंदा टाइम बढ़ा दो, या फिर ये है कि काम ज़्यादा करो, मेहनत करो, और एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दो। तो सबसे पहले आते हैं भाई चीज़ों को सिंप्लीफाई किस तरह से करें, मुद्दा क्या होता है। सो देयर आर 3 MUs, these are referred as muda, mura and muri. Muda actually talks about waste, whereas mura and muri actually talks about what, ये जो मैं कह रहा हूँ लेस वैल्यूएडिंग एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो किसी काम की नहीं होती हैं और हम लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, चीज़ों को वो बेतरीके प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होते हैं। याद रहे मैंने यहाँ पे कहा था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, तो सेम टोयोटा प्रोडक्शन सोर्स जो मैंने लिया है वो भी वही है आपका टोयोटा मोटर्स कंपनी के। तो 3 MUs क्या है, पहला तो MU ये होता है कि भाई मुदा मीन्स वेस्ट। मुदा वेस्ट क्या है, एनर्जी बंदे की ज़ाया हो रही है। ये यहाँ पे देखें बंदा क्या है, सीटी बजा रहा है, एक छोटा सा म्यूजिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक्टिविटीज दैट डू नॉट एड वैल्यू, आप विसल करने से बेहतर है इंस्टेड ऑफ विस्लिंग कि आप अपने काम पे फोकस करें, कि आप फोकस क्या है कि आप क्या, बाल्टी है और बाल्टी में छेद है और आप अपना काम तो कर रहे हो पर वो काम किसी काम का नहीं है, पानी वही आपका उस बाल्टी से बाहर बह रहा है वहाँ, एंड यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क, काम भी कर रहे हो पर काम किसी काम का नहीं है, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग टाइम। द एक्टिविटी इज लेस वैल्यू एडेड, कोई भी वैल्यू लेस क्या है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा होता है मूरा, मूरा इज बेसिकली मीन्स अनइवननेस। अनइवननेस क्या है कि भाई वर्कलोड दैट इज नॉट बैलेंस्ड,
एक बंदे को आपने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, एक बंदे को आपने काम ही नहीं दिया हुआ है। या फिर ये होता है कि भाई आपने एक बंदे को कभी काम दे दिया, कभी दिया ही नहीं। तो कभी वो करें बाकुरा में, करें भारी में। तो ओके, एनी हाउ बात करते हैं कने भरिए में, कने बाकुरा में। ये एक्चुअली सिंधी एक कोटेशन है। आला फजल यहाँ पे आ गई मेरे मुँह पे। तो एनी हाउ इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा कि भाई ये इसकी माने क्या होती है। बट ये मुदा क्या है और मुरा क्या है? मुदा इज वेस्ट एंड मुरा इज अनइवननेस। कभी आपके पास ऑड एंड इवन तरीके से काम होता है, कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता, कभी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हो, या किसी बंदे को बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, किसी बंदे को काम ही नहीं दिया है, तो वो आपका क्या वर्कलोड कोई भी बैलेंस नहीं है। मूरी क्या है? ओवरबर्डन। किसी एक बंदों को सारा काम दे दो, बाकी सारे जो है वो घूमता फिरे। ठीक है, ये काम भी मसरूर करेगा, ये काम भी मसरूर करेगा। डॉक्टर नियाज साहब ये कहते थे व्हेन आई यूज्ड टू बी द कोऑर्डिनेटर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट ही यूज्ड टू डू कि सीडीसी से रिक्वेस्ट आ गई कि सर क्लास दे दो, मसरूर को कहो क्लास दे देगा। भाई मसरूर कहाँ है? मसरूर क्लास में खुद क्लास ले रहा है। ओके जी, मसरूर को अपनी क्लासेस भी लेनी है, मसरूर को बाहर चौकीदारी भी करनी है स्टूडेंट्स की। तो ये क्या है? मूरी एक्चुअली दी हुई थी मुझे उन्होंने प्रॉपर तरीके से डंडा। तो ये होता है कि आपने ओवरबर्डन कर दिया था, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ दे दी थी। अपना काम भी आप जो है अपने असिस्टेंट को दे देते हो। ओके, असिस्टेंट का काम भी मोस्ट ऑफ द टाइम कोऑर्डिनेटर कर रहा होता था। ओके जी, आपको कोई नोट शीट असिस्टेंट से करानी होती है, वो भी मसरूर तुम बना के लाओ। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली रिफर्ड एज मूरी। overburdening somebody, work that creates burden for the team members and processes। या प्रोसेसेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये काम हो सकता है। टीम मेंबर्स अपनी जगह पे फॉर्मेलिटीज इंक्रीज कर देना काम। अब जैसे ये आपके हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत हुई थी, तो एकदम से आपका पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोग परेशान थे कि भाई व्हाट वी आर सपोज टू डू। हम लोग बैठ के आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, उनको अपलोड करें यूट्यूब पे, बहुत सारा आपका एलएमएस सिस्टम बनाएं, क्या करें? इनकी फॉर्मेलिटीज क्या है? भाई प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ज़रा बनाओ, पेपर वर्क में बैठ के करो, उसके बाद रिकॉर्ड भी करो, उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ लाइव सेशंस भी करो। वी वर एक्चुअली ओवरबर्डनिंग। तो प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा, फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो उसमें क्या हुआ? एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो बेसिकली आपका क्या है? ये तीन चीज़ें होती हैं, ये रिड्यूस करनी होती हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एफिशिएंसी विद इन द एम्प्लॉयज और विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। reducing waste, dividing the work equally within everybody। ओके जी, अनइवननेस, हर वक्त हर बंदे को एंगेज रखना है किसी न किसी काम में। ओके जी, 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट आप लोग कंटिन्यूसली सुन रहे थे, वेस्ट को किस तरह से रिड्यूस करें, क्या होता है वेस्ट। तो हियर वी कम कि भाई वेस्ट होता क्या। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट, जिसमें सबसे पहले क्या है? ओवर प्रोडक्शन। जब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अब आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दें, ठीक है, इन ऑर्डर टू व्हाट, हमें क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है। तो कास्ट किस तरह से रिड्यूस करूं? या तो मैं बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूं, तो ओवर प्रोडक्शन होगी। ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ाऊं कि भाई ज़्यादातर 100 यूनिट्स बना रहा था 1 घंटे में, अब मुझे 120 यूनिट्स, तो प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ तो गई, एफिशिएंसी भी आ गई, ठीक है, क्वालिटेटिव अप्रोच भी मैंने कर दिया। पर उसके नतीजे में क्या हुआ? मैंने ओवर प्रोडक्शन कर दिया। अब उस जो प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस करके रखा हुआ है, अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो वो गोदाम में पड़े पड़े ही सड़ जाएगा। प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट द कस्टमर नीड्स। फिर मैं क्या करूंगा? 1 रुपए की प्राइस होगी, उसको फिर दोबारा से मैं 1/3 पे लेके आ जाऊंगा। अब मैं उसको सेल करूंगा 70% कॉस्ट पे। तो नतीजे में क्या हुआ? दोबारा से वही लॉस जो मेरा है। अगर सेल नहीं करूंगा तो रखे रखे ही मेरा प्रोडक्शन खराब हो जाएगी। वो मेरे जो प्रोडक्ट है वो रखे रखे, अगर पेरिशेबल गुड है तो वो तबाह हो जाएगी। अगर सेल नहीं करूंगा, अगर मेरा कोई लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लैपटॉप प्रोड्यूस करता हूं, तो लैपटॉप के अंदर आए दिन रोज नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। देयरफॉर इतनी मुझे प्रोडक्शन करनी है कि जितनी वो मेरी मार्केट में आउट हो जाए, और मैं किसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर दोबारा से शिफ्ट हो जाऊं, कोई नई चीज लेके आ जाऊं। तो ये होता है ओवर प्रोडक्शन। दिस इज आल्सो वेस्ट। देयरफॉर यू हैव टू प्रोड्यूस विद इन योर लिमिट्स। जितनी डिमांड है उतना ही प्रोड्यूस करना है। जस्ट इन टाइप का कॉन्सेप्ट रखें। अगर ज़्यादा डिमांड आती है तो उस वक्त आपको प्रोड्यूस करना है। थोड़ा सा रॉ मटेरियल हमेशा रखें। रॉ मटेरियल जैसे डिमांड आती है, अगर आपको
प्रेडिक्शंस मैंने कहा 6 महीने से 3 महीने की होती हैं। एकदम से आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरे इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नेक्स्ट 6 मंथ्स के या नेक्स्ट 3 मंथ्स के में होगी या नहीं होगी, आपको अंदाजा हो जाता है। उस हिसाब से फिर आप प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दूसरा होता है वेटिंग, एम्प्लॉइज वेटिंग फॉर अनदर प्रोसेस और मशीन और टूल। मतलब अगर मैं इंतजार करता हूँ, अब पता नहीं कब यार ये मशीन आएगी, पता नहीं कब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, दिस इज आल्सो द वेस्ट ऑफ रिसोर्सफुलनेस ऑफ द एम्प्लॉयज। आपके पास रिसोर्सेज हैं, दे आर स्किल्ड बट दे आर अंडर यूटिलाइज्ड। तो दोबारा से वो वेटिंग जो होता है ना, हम लोग कहते हैं यार इंतजार लगा दें, दुश्मन कभी ना करा है, तो यही प्रश्न। दूसरा होता है मोशन, एक्स्ट्रा फिजिकल और मेंटल मोशन दैट डज नॉट एड वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन क्या है भाई? मैं नॉर्मल काम के लिए मुझे फोटोकॉपी कराना है, अब मुझे क्या है, एकेडमिक ब्लॉक 2 से एकेडमिक ब्लॉक 1 पे जाऊंगा भाई, इंस्टेड के वहीं पे ब्लॉक 2 के अंदर ही एक छोटा सा कैबिन दे दो उस फोटो स्टेट कॉपियर लड़के को, जो बैठ के वहीं पे कॉपी करके दे रहा हो। आपके मोस्टली सारे क्लासेस कहाँ पे होते हैं? ब्लॉक 2 में या ब्लॉक 3 में। तो ब्लॉक 2 और 3 के बीच में आप कहीं पे एक छोटा सा कैबिन बना के उसको दे दें और जहाँ पे वो फोटोकॉपी करे, तो दोनों ब्लॉक्स आराम से। ब्लॉक 1 के अंदर आप एट द मोमेंट कोई क्लास अगर होती भी है तो शायद एक आध कोई क्लास होगी। अब फजूल का हम लोग इधर से उधर स्टूडेंट्स भी वॉक कर रहे होते हैं, चलो ठीक है भाई, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, पर टाइम भी तो ज़ाया हो रहा है। एक्स्ट्रा मेंटल एंड फिजिकल वर्क भी जो होता है ये भी वेस्टफुल होता है कि आपको एक नॉर्मल चीज़ लेनी है, उस चीज़ के लिए आपको तकरीबन 2 किलोमीटर लेके जाना है, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी वेस्ट हो रही है। ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए कि आपका रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, यहाँ से आप चले जाएं घंटा घर पे रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आपकी फैक्ट्री कहाँ है? बाहर फिजिकल हॉस्टल के साथ है। तो ये इस तरह सिस्टम नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है उसी के साथ आपका रॉ मटेरियल गोडाउन भी होना चाहिए, वहां से उठा के लेके आना है। ऐसे नहीं है कि आप घंटा घर जाएंगे। तो ये इतना बड़ा गैर जरूरी मोशन आप लोगों ने किया। ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, आप लोग क्या करते हो, जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही आपका रॉ मटेरियल गोडाउन में पड़ा हुआ है, याद रहे गोडाउन की भी एक कास्ट होती है। आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, रॉ मटेरियल या रखा हुआ है गोडाउन में या फिनिश्ड गुड रखा हुआ है गोडाउन में, उस गोडाउन को अगर रेंट पे लिया हुआ है तो वो रेंट आपकी कॉस्ट है, वो क्या है? वेस्ट है, पैसे आपके वेस्ट हो रहे हैं। वहां पे उस कमोडिटी को गार्ड करने के लिए आपने गार्ड्स रखे हुए हैं, गार्ड्स की सैलरी जो है वो आपके ऊपर कॉस्ट आ रही है, वो क्या है? अलग से आपके लिए वेस्टफुल एक्टिविटी है। जितना बड़ा गोडाउन होगा उसके लिए ज़्यादा आपको कॉस्ट लगेगी, रेंट अलहदा से होगी, उसके ऊपर आपने उस चीज़ को सिक्योरिटी करने के लिए सिक्योरिटी कैमराज रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, वो अलहदा से आपका। अंदर दोबारा से हो सकता है अगर पेरिशेबल गुड है तो खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा जल्दी से कोई दीमक, कोई रेड्स, माइस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पे कॉमन होती हैं। और कोई खाने पीने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको पेस्ट लग जाते हैं, पेस्टिसाइड्स फिर आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो वो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल, वो भी क्या है, वो भी आपकी लेस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। क्या है? वो सारी कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन, दोबारा से गोडाउन, आपने क्या है, फिनिश गुड्स का गोडाउन अलहदा से बना हुआ है और रॉ मटेरियल के लिए अलहदा से बनाया हुआ है, फैक्ट्री पे जो आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वहां पे अलहदा से बनाया हुआ है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन। अब रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल आप डायरेक्ट सप्लायर से लेके आओ, सप्लायर से गोडाउन में रखने की जरूरत नहीं है, सप्लायर से लेके आओ, सप्लायर का अपना गोडाउन है, उसके साथ आप फ्लेक्सिबल एक डील कर दो कि भाई आपको इतना प्रोडक्ट की या इतना रॉ मटेरियल हर महीने चाहिए होगा, हम लोग आपसे उठा के लेके जाएंगे। यूटिलाइज द फैसिलिटी, गोडाउन फैसिलिटी ऑफ द सप्लायर, वहां से उठा के लाएंगे फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पे आप लोग प्रोड्यूस करेंगे। जस्ट इन टाइम का फायदा क्या होता है कि आपको फिनिश्ड गुड स्टोर करने के लिए दोबारा से गोडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग फैक्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे, वहीं से ट्रक आएंगे, ट्रक उठा के वहीं से चले जाएंगे, सीधा जाके होलसेलर और रिटेलर को रिप्लेनिश कर देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो होती है वो भी आपकी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आपका दोबारा से क्या है कि भाई सप्लायर से लेके आया, गोडाउन में रख दिया, जब जरूरत होगी तब गोडाउन से फिर दोबारा से मैं फैक्ट्री में लेके जाऊंगा, और फैक्ट्री में जब फिनिश गुड हो जाएंगे तो दोबारा से फिनिश गुड जो स्टोर होगा वहां पे रख दूंगा, फिर दोबारा से वहां से जब डिमांड होगी तो मैं रिटेलर और होलसेलर के पास लेके चला जाऊंगा।
तो ये क्या है, ये गैर जरूरी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, ये कास्ट हमें रिड्यूस करनी होती है। दूसरा होता है इन्वेंट्री, बिल्डिंग एंड स्टोरिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, वही सेम चीज जो अभी मैंने थोड़ी देर आपको ट्रांसपोर्टेशन समझाने के चक्कर में गोडाउन्स का कॉन्सेप्ट दे दिया, तो वो सारी आपकी एक्स्ट्रा कास्ट है। सिक्योरिटी, पेस्टिसाइड्स, खाने पीने को चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए चूहों से प्रोड्यूस, या कोई आपका हो सकता है कि बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं आप खराब हो जाएं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स या कुछ और चीज़ लगा दे, दवाएं वगैरह यूज़ करते हो आप लोग गोडाउन्स के अंदर, तो वो आपकी क्या है, पूरी एक कास्ट होती है। ओके जी, अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो गर्मी में खराब हो जाता है तो देयरफॉर उसके लिए फिर एयर कंडीशनर आप लगाएंगे, एयर कंडीशनर की अलग से कास्ट, वो बिजली पे चलेगा, वो बिजली के जो बिल आएगा वो अलग से कास्ट। ये सारी क्या है, वेस्टफुल एक्टिविटीज है, इन सबको रिड्यूस करना होता है। ओके, एक और आपका वेस्ट का कॉन्सेप्ट है रीवर्क। रीवर्क क्या है कि भाई ऑलरेडी आपने कोई काम किया था, उसको दोबारा से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है, या आपने कोई काम किया जो सही नहीं किया, उसको दोबारा से फिर आपको ऑर्डर आ गया कि इसको दोबारा से रीवर्क करें या दोबारा से सही करके सेंड कर दें। उसमें कि रीवर्क करने के लिए दोबारा से रिसोर्सेज यूटिलाइज करोगे, टाइम वेस्ट होगा, पैसे ज़ाया होंगे, तो दोबारा से ये क्या है, ये सारा वेस्ट है। ओवर प्रोसेसिंग, ज़्यादा किसी भी चीज़ को कस्टमर की जो डिमांड है उस हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस करो। कोई भी चीज़ अगर आप एक्स्ट्रा उसमें अटैच कर देते हो जो कस्टमर को चाहिए ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। Adding excessive value when the customer does not require it is useless. Over processing, क्वालिटी के चक्कर में एक्स्ट्रा क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करनी है, क्योंकि उस क्वालिटी के ऊपर उस चीज़ों को ऐड करने के लिए, एक्सेसिव वैल्यूज देने के लिए ऊपर आपका पैसा लगता है। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, आपके पास पढ़े लिखे होनहार एम्प्लॉयज जो बैठे हुए हैं, अगर वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, दे आर नॉट फुली कंट्रीब्यूटिंग इन द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका वो आपने गैर जरूरी एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, वो उनको सैलरी दे रहे हो, तो वो अलहदा से आपका खर्चा आ रहा है, ये भी आपका क्या है, वेस्ट है। तो इन सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज को आपको खत्म करना होगा। ये सब खत्म करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो कास्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली योर प्रॉफिट वुड बी डबल्ड फ्रॉम 200 to 400। ठीक है जी, अंडरस्टूड। उसके बाद भाई की काइजन कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से शुरू होती है काइजन मैनेजमेंट में, यहाँ से शुरू करता हूँ। वैसे ये साइकिल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली साइकिल चलता रहता है। काइजन एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले आपको काइजन इंप्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू फॉलो व्हाट, SDCA एंड PDCA। सबसे पहले शुरू होता है SDCA, स्टैंडर्डाइज, डायरेक्ट, डू, चेक एंड एक्ट। दूसरा होता है प्लान, डायरेक्ट, डू, चेक एंड एक्ट। PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये साइकिल्स हैं, ये कंटिन्यूसली ये साइकिल्स चलते रहते हैं। हर वक्त आप काइजन इंप्लीमेंट करते हो, उसको स्टैंडर्डाइज करते हो, मेंटेन करते हो, एंड द थिंग्स गोज ऑन। स्पीक विद द डेटा, कोई भी चीज़ अगर आप लोग बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। जब काइजन स्टोरी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो काइजन स्टोरी में क्या होते हैं, देयर आर वेरियस मैनी डिफरेंट टूल्स दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन स्टडीइंग और डेवलपिंग डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्रेडिक्शन जब आप लोग करते हो, कस्टमर डिमांड्स के पैटर्न्स बनाते हो, तो उन पैटर्न्स को डेवलप करने में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आपकी काफ़ी सारे हेल्प करते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूटिलाइज होते हैं, सॉफ्टवेयर्स के कौन कौन से टूल्स हैं, या स्टेटिस्टिक्स के कौन कौन से टूल्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको काइजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में काम आते हैं, और वो आपको क्या देते हैं, डेटा देते हैं। उस डेटा की हेल्प से आप दोबारा से बातें डेवलप करते हो, प्लान्स बनाते हो, काइजन एक्टिविटी या सजेशंस सजेस्ट करते हो मैनेजमेंट को। नेक्स्ट प्रोसेस इज द कस्टमर, कस्टमर की डिमांड्स को स्टडी करें, कस्टमर की नीड्स को स्टडी करें, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करें, एंड इंश्योर द क्वालिटी फर्स्ट, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट, प्रोसेसेस को चेक करें, प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। दिस इज द की काइजन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे इसी तरह काम कर रहे होते हैं। ओके, काइजन एंड मैनेजमेंट आप एक एक को एक्सप्लेन करेगा वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को। सबसे पहले आता है भाई काइजन एंड मैनेजमेंट। मेंटेनेंस
फॉलो करंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मेंटेनेंस में ये होता है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एसओपीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते रहो, वो फॉलो करते रहो, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आनी चाहिए। दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीसीए। एसटीसीए क्या है, स्टैंडर्डाइज, डायरेक्ट, टेक एंड एक्ट। वेरेज जब आप काइजन इंप्रूवमेंट करते हो तो काइजन रेड कलर मैंने इसलिए दिया हुआ है कि काइजन को मैंने रेड कलर मेंशन किया हुआ है। देखो काइजन में क्या आता है, इंप्रूवमेंट्स। काइजन इज ऑल अबाउट ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। आप लोग क्या करते हो, करंट जो आपके एसओपीज हैं, एग्जिस्टिंग एसओपीज को आप अपग्रेड करते हो, इसको बेहतर करने का तरीका फाइंड आउट करते हो कि आपने पिछली बार किस तरह से बताऊं, एक मिसाल जहन में आ गई। आपके आजकल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में क्या है कि आपके पैसे बांटने के तरीके पहले जब होता था, किस तरह से होता था, इमरान खान ने क्या किया, उस चीज़ को स्टडी किया और कोरोना वायरस के एसओपीज जो थे वो भी उसको इम्प्लीमेंट करने थे कि उसके क्या पीपल सोशल डिस्टेंसिंग भी इंश्योर करना था। तो उसके लिए काइजन इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया जा सकता था, इंट्रोड्यूस किया जा सकता था कि आप लोग क्या कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको तकरीबन 3 लाख बंदे हैं तो 3 लाख बंदों को आप लोगों को डिवाइड करना है, 3 लाख बंदों को आपको 12-12 हज़ार रुपए देने हैं। ठीक है जी, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप एटलीस्ट 3 लाख हैं तो 30 डिसबर्समेंट सेंटर्स बना दें। 30 डिस्पर्स मतलब 1 लाख पे 10 डिस्पर्समेंट सेंटर्स आ गए। ठीक है, उन 10 डिस्पर्समेंट सेंटर्स के लिए 10 दिन आप लोग कर देते तो 1 लाख लोगों को मतलब 10,000, 10 पोजीशंस, 10 सिटीज हैं तो 1 लाख 10-10 हज़ार जो लोग हैं, 1 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया 10 से तो मेरे पास कितने आ गए, 10,000। अब 10,000 को मुझे क्या करना है, मेरे पास 10 डिफरेंट दिनों में डिवाइड कर दूंगा, मतलब एक दिन में 1,000 बंदों को मैं आराम से पैसे डिस्पर्स कर सकता हूं विदाउट इफेक्टिंग और इम्प्लीमेंटिंग और डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग। और 30 जगह हैं तो 30 जगह पे मतलब आराम से आप लोग 3 दिन में ये सारा गेम जो है वाइंड अप कर सकते हो। समझ में आया? 3 लाख बंदों को मैंने क्या किया, पैसे मुझे डिवाइड करने हैं 12-12 हज़ार रुपए 3 लाख बंदों में, 3 लैक्स। 3 लैक्स को मैंने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 30 लोकेशंस बना दी। 3 लाख हैं, 30 लोकेशंस को मैंने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया तो नतीजतन मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ऐसे 10 दिन आ गए। 10 दिन में मैं आराम से ये 1-1 लाख लोगों को आराम से पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। 1,000 के कॉम्बिनेशन में 30 जगह पे आराम से मैं ये कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट द काइजन एक्चुअली टॉक्स अबाउट। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से पेपर पे, ठीक है, कि मैं ये किस तरह से पैसे डिस्पर्स कर सकता हूँ। काइजन मैनेजमेंट एसओपीज को दोबारा से अपडेट कर देता है और कोरोना वायरस का भी ये सारा कुछ हो जाता है। एनीहाउ आगे चलते हैं, मॉडर्न परसेप्शन ऑफ द काइजन एंड द जॉब फंक्शंस। ओके जी, अब यहाँ पे काइजन एक्चुअली रेड कलर याद रहे, मैं काइजन के लिए मैंने कर दिया है कि रेड कलर जहाँ पे भी आएगा वो एक्चुअली क्या है, रेडिकल साइन शो करता है। तो टॉप मैनेजमेंट हमेशा क्या करती है, इनोवेशन के बारे में बात करती है, रेडिकल चेंजेस के बारे में करती है। वेयर सुपरवाइजर्स एंड मिडिल मैनेजर्स जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मिडिल मैनेजर्स ही क्या करते हैं, काइजन के बारे में बात करते हैं। पर याद रहे ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये यहाँ से लेके इतना बड़ा स्पेस जो है टॉप मैनेजमेंट का ज्यादा है। देयरफॉर इनोवेशन के साथ साथ टॉप मैनेजमेंट को ये जहन में रखना होता है कि काइजन किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इनोवेशन आप लोग लेके तो आ रहे हो पर वो इनोवेशन कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली काइजन की सूरत में आप लोग पास ऑन करेंगे टुवर्ड्स योर वर्कर्स। एंड वर्कर्स जो होते हैं ये थिंकिंग पैटर्न्स हैं। जॉब फंक्शंस जो हैं किसके कितने होते हैं, नॉर्मल वर्कर जो होता है वो मेंटेनेंस पे ज़्यादा काम करता है और काइजन पे हार्डली हार्डली 10 to 20% काम करता है। सुपरवाइजर जो होता है, अगेन सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, हार्डली आपका जो होता है
35% जो हैं वो काइजन पे काम करते हैं एंड 65% जो होता है मेंटेनेंस वाले रूल्स पे काम करते हैं। मेंटेनेंस में याद रहे कि हमारे पास मेंटेनेंस में क्या पढ़ा था, स्टैंडर्डाइज, डायरेक्ट, चेक एंड कंट्रोल, सॉरी एंड एक्ट, तो वही सेम चीज यहाँ पे आ गई है। ओके जी, मिडिल मैनेजमेंट 3 चीजों के ऊपर काम करती है और सबसे ज्यादा किस चीज पे काम करती है, काइजन पे। इनोवेशन टॉप मैनेजमेंट आपको डायरेक्ट करती है, देयरफॉर आपका टू सम एक्सटेंट जो होता है 10 to 20% काइजन होता है, सॉरी आपका ये इनोवेशन होता है, वेयर एज आपका काइजन जो होता है मोस्ट ऑफ इट जो है 40 to 50% जो होता है आपका क्या होता है, 40% में कह देता हूँ काइजन होता है। मेंटेनेंस आपका जो होता है वो अगेन 40% होता है। सेम गोज फॉर द टॉप मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन 30 to 40% जो है वो इनोवेशन के ऊपर काम करते हैं। अगेन अप्रोक्सीमेटली आपका 50% जो है उनका क्या होता है, काइजन होता है एंड रिमेनिंग अगर 15% रह गए हैं तो 15% वो मेंटेनेंस के ऊपर सोचते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, परसेप्शंस बनाते हैं। मॉडर्न डे परसेप्शन ये हैं आजकल जो जॉब फंक्शंस जिस तरह जहाँ पे भी काइजन इम्प्लीमेंट होता है वो काम इस तरह से डिवाइड किया जाता है। ओके जी, अब इस साइकिल को थोड़ा सा समझ लें, ये मैंने पहले भी समझा दिया है, दोबारा से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग पहले स्टैंडर्डाइज मेंटेनेंस यहाँ पे आ गया, काइजन रेड वाला कलर जो है आपका ये रेड वाला काइजन है और ये जो स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं तो ये एक्चुअली काइजन है और जो हॉरिजॉन्टल बार्स बनी हुई है हॉरिजॉन्टल मेंटेनेंस होता है, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स को दोबारा आप स्टैंडर्डाइज करते हो, कंटिन्यूअसली डायरेक्ट करते हो, चेक करते हो और एक्ट करते रहते हो। वेयर इज जब काइजन इम्प्लीमेंट होता है तो काइजन वर्टिकल होता है, आप लोग उस स्टेटस को से अब दोबारा से ब्रेक करके ऊपर जा रहे होते हो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप लोग दोबारा से क्या करते हो, प्लान करते हो, यू एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन से लूप होल्स हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को किस तरह से ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। यू एक्चुअली प्लान, डू, चेक एंड एक्ट एंड इसी तरह चीज़ें चलती रहती हैं और ये आपके स्टेयर्स जो हैं ऊपर जा रहे होते हैं, आपकी क्वालिटी ग्रेजुअल चेंज ऊपर जा रही होती है। ओके जी, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, आपके लिए मैं एक अलग स्लाइड बना देता हूँ इस चीज़ को, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इम्प्रूवमेंट का, ऐसा डिस्पर्समेंट कि भाई 3 लाख बंदों को किस तरह से हम लोग पैसे डिस्पर्स कर सकते हैं आराम से, मिसाल के तौर पे, ठीक है 12,000 लोग हैं मुझे किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, आपके लिए दोबारा से मैं एक अलग शीट बनाता हूँ, वो मैं अलग से नेक्स्ट पार्ट में जैसे ही मैं शुरू करूँगा तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, यहाँ पे आज का लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।